अस्सलाम वालेकुम। हरफराज के साथ मैं हूं अनवार खावर। मोहम्मद उस्मान साहब की तबीयत की नासाजी की वजह से आज ये फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूंगा। आज के प्रोग्राम के हमारे 3 टॉपिक्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 48वीं वज़ीर ख़ारजा इजलास काउंसिल जो कि शुरू हो चुका है। 57 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और मेहमान इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस इजलास की सबसे अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इजलास से ख़िताब किया और चीनी वज़ीर ख़ारजा आज मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद रहे हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा बात करने का वो है आर्टिकल 63A के हवाले से जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया है, उस पर रहनुमाई मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और आज उस पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है और उसकी समाअत 24 मार्च से शुरू होने जा रही है। तीसरा, आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें हमारे मुआशरे की जो बेहिसी है उसको देखने में मिली है कि किस तरह से एक शख्स की लाश ज़मीन पर पड़ी है और जो बाकी लोग हैं वो शादी का खाना खाने में मसरूफ़ हैं। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं औरिया मकबूल जान साहब। औरिया साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामी ममालिक की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है आज 48वीं है। 48वीं ओवैसी वज़ीर ख़ारजा का जो इजलास पाकिस्तान में आज हुआ है, कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं आप ये पाकिस्तान के लिए? और साथ ही साथ इसको अगर हम देखें तो जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं उनको भी मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाया गया, जो इस कॉन्फ्रेंस की अहम बात है। देखिए, 2-3 चीज़ बड़ी अहम। एक तो यह है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है, ये एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था 21 अगस्त 1969 को। मस्जिद अक्सा जो है उसको अचानक उसमें आग लग गई थी और आग बुझाने कोई नहीं आया था और मस्जिद अक्सा जो थी उसका डोम लकड़ी का बना हुआ था, वो सारे का सारा डोम जो था वो जल गया था। तो के ऊपर एक रिबात में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी 25 सितंबर 1969 को और जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हुए थे। उनकी अमीन अल हुसैनी एक होते थे मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन जी, कायद आज़म के ख़त भी उनके साथ मौजूद थे, ख़त व किताबत भी है और कायद आज़म की तस्वीरें भी हम अल्लामा इकबाल भी उनसे मिले थे, मुफ्ती आज़म अमीन हुसैनी। बहुत अरसा ज़िंदा रहे, जब हम बच्चे होते थे, बल्कि जवान भी थे उस वक्त अमीन हुसैनी साहब ज़िंदा थे। तो उनकी बेसिकली रिक्वेस्ट थी कि आप अगर सोए रहे और इस तरह बिखरे रहे तो आप तो एक दिन मस्जिद अक्सा को आग लग जाएगी। तो 1969 में याह्या खान गया था वहाँ पर और उसमें इंडिया का डेलीगेट भी उन्होंने बुला लिया। ठीक है, तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि मुसलमान है। तो याह्या खान ने वॉकआउट किया था कि ये अगर यहाँ मौजूद है, क्योंकि कश्मीर की जो सिचुएशन थी उस वक्त बड़ी वॉलेटाइल थी उस वक्त, तो अगर ये मौजूद है तो फिर नहीं आता, फिर इंडिया को माजरत कर ली गई थी उस वक्त में से। उसके बाद फिर सेकंड जो सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई है वो आपको याद है कि 74 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जिसका तराना भी हम सुनते हैं, बिल्कुल अमिताभ अहमद सैयद, ये जमीरुद्दीन लाली साहब का लिखा हुआ था, सैयद तगैर का वली हैं हम, मुस्तफ़ा भी वो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी। और उस कॉन्फ्रेंस के बाद ही असल में हुआ ये था कि ऑयल एज ए वेपन यूज़ हुआ था। यानी 73 की वॉर शुरू हुई थी जो उसकी जी, और 73 में शाह फैसल मरहूम ने ऑयल एज ए वेपन को यूज़ किया था और लाइनें लग गई थी उसके अंदर, अपना यूरोप के मुल्कों के अंदर पेट्रोल पंपों के ऊपर, और कोई मतलब सुनवाई ही नहीं थी उस वक्त के, कोई सुनता नहीं था। और फिर उसके बाद उन्होंने आके तय किया कि ठीक है, ऑलराइट, आप तय कर लें हमारे साथ। और फिर 74 में आपको याद होगा कि शाह फैसल मरहूम के साथ बैठ के उन्होंने पेट्रो डॉलर वाला एग्रीमेंट किया था, बिल्कुल, और फिर शाह फैसल को शहीद भी कर दिया। उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक और किरदार आया था, कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी, उसको भी ज़ाहिर बात है शहीद कर दिया। उस कॉन्फ्रेंस में ईरान शामिल नहीं हुआ था क्योंकि वो अमेरिकन की उसकी वजह से रिफ्ट किया। भुट्टो उस वक्त एंटी अमेरिकन लाइन्स ले रहा था। आज की जो कॉन्फ्रेंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान जो है इस वक्त एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है कि जहां वो 70 बल्कि 72 साल के बाद अपनी लाइन शिफ्ट कर रहा है, बिल्कुल। और उस लाइन शिफ्ट करने की बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका पहली दफ़ा डिसेंडिंग पावर के तौर पे दुनिया पे आया है, यानी एग्रेसिवनेस उसकी जो है वो डिसीजन मेकिंग में कम होती दिखाई है। आप देखें, एक ज़माना था अमेरिका के ऊपर कि सिर्फ 3 दिन के अंदर उसने फैसला किया कि हमने अफ़गानिस्तान में घुसना है। वो अक़वाम मुत्तहिदा में गया, पूरी अक़वाम मुत्तहिदा ने सैंक्शन की तो तुम जाओ। फिर 48 गुंडों को लेकर जब ममालिक थे अफ़गानिस्तान में घुस गया, किसी ने चू नहीं की, बिल्कुल, और कहते कि ये आलमी वॉर है, ये इंटरनेशनल वॉर है, हम इसमें कुछ नहीं, हम जैसे मुल्क भी हमने कहा कि इंटरनेशनल हमारी जंग आलमी, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद इराक़ में जाने लगा 2003 के अंदर। 2003 के अंदर अमेरिका जब एंटर होने लगा तो अक़वाम मुत्तहिदा ने उसकी सैंक्शन नहीं दी। पूरी दुनिया में
कोई शहर ऐसा नहीं था जिसमें उसके खिलाफ हड़ताल ना हुई। बिल्कुल। बार्सिलोना में हुई, इटली के अपना मिलान में हुई, रोम में हुई, लंदन में हुई, पेरिस में, हर शहर 78 मुख्तलिफ दरगाह, मिलियंस लोग बाहर निकले, लेकिन उसने फैसला किया था वो चला गया। लेकिन अफगानिस्तान की शिकस्त के बाद उसका हाल बिल्कुल वही हो गया जो 92 के रूस का था, कि यूक्रेन में उस दाखिल हुआ रूस जी, चाइना की पुश को, पावर तो उठती हुई चाइना है बिल्कुल, और वो फैसला कर रहा है इस बात पे कहीं से तीसरी जंग ना शुरू हो जाए, और नेट हम पैसे हम दे देंगे, हम 5000 वो दे देंगे, अपना सिंगल मिसाइल दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर, खुद एंटर नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि वो सोर्स है। पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिस मुल्क से अमेरिका निकलना नहीं चाहता। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान अब शिफ्ट करना चाह रहा है अपना ब्लॉक, वो इतना आसान होगा? बहुत मुश्किल है। उसकी वजह है कि जब भी कोई शिफ्टिंग होती है कोई इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल। जिस मुल्क ने भी शिफ्ट किया है, शायद उसी का खुमियाजा वजीर आजम भी भुगतने जा रहे हैं। ये इस पे अगले पे डिस्कस करेंगे, बहुत तफसील से मैंने लिखा भी है। वो बुनियादी तौर पर देखें, यूक्रेन का जो इशू है उससे मिलता जुलता इशू है, क्योंकि पूरी दुनिया में रूस और चीन को रोकने के दो ही रास्ते हैं, एक पाकिस्तान जी बहर अरब की तरफ से जाने के लिए, और दूसरा रास्ता जो है वो यूक्रेन का बहर असवद जो है, जिसको बास्फोरस में जाके आता, और कोई रास्ता नहीं है। चाइना का जो सी है, वो जो जापानीज इलाका जो सदर्न सी चाइना का जो है, या वो जो बलाका वाला है, उसमें एक रास्ता है, 1 किलोमीटर का रास्ता है, एक जहाज़ खड़ा हो जाए, चाइना बंद है। तो जैसे उन्होंने यूक्रेन ने किया था वही यहाँ रिपीट किया जा रहा है। वहाँ भी अपोजिशन के लोग वहाँ मिले थे, जाके वो लोग अपोजिशन को मिले थे, ये जो लोग हैं एम्बेसडर्स थे, और बल्कि उन्होंने धरनों के अंदर शिरकत भी की थी, और फिर उसको आउस्ट किया, निकाला। जो प्रो रशियन उनका वज़ीर आज़म था, उस पर करप्शन की बकवासियात की, ये किया, उसके खिलाफ निकाले, मुख्तलिफ़ किस्म के विकी लीक्स भी निकाले, और पनामा पेपर्स भी निकाले, पता नहीं क्या क्या निकाले, और फिर इसको ज़ेलेंस्की को लेके आए, ये जो उनका मस्खरा टाइप आदमी, कॉमेडी जो है। फिर उसके बाद रूस बीच में आ गया। यहाँ अब एक कॉन्फ्रेंस जो है पहले भी एक आपको पता है बुलाई गई थी जी। अब कल आपको पता है कि अफगान वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान मुत्तकी साहब नहीं आ रहे। बिल्कुल। लेकिन उनकी एक वजाहत है, मैं चाहता हूँ कि वजाहत जो है उनकी सुना दी जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये हमारे खिलाफ एक प्रेस जो है वो बुनियादी तौर पर गलत करता है। ऐसी बात नहीं है। हमारी वजाहत यह है वो शरीक होना चाह रहे थे। नहीं, वो कहते हैं वो खुद नहीं कहता, हमारा बहुत बड़ा वफ्द आ रहा है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम आते हैं कि नहीं आते हैं। बाकायदा उन्होंने ये वजाहत जो है अपने उसके ऊपर अपने ट्विटर अकाउंट पे भी दी है और अपनी बाकी जगहों पे भी दी है, और उसमें उन्होंने यही कहा है कि मैं तुर्की के बहुत तफसीली दौरे से वापस आया हूँ और मैं बहुत थका हुआ हूँ, इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं आना चाहती। ये देखें, मैं पढ़ अफगान वज़ीर ख़ारिजा मौलवी आमिर खान मुत्तकी तुर्की के तवील लम्हा पहलू और कामयाब दौरे से कल शाम ही अपने मुल्क वापस लौटे और आते ही इंतहाई ज़रूरी सरकारी अमूर में शूरा इजलास में मसरूफ़ हो गए, जिसकी वजह से वो वज़ारत खुद ओवैसी के 48वें से इजलास में शिरकत नहीं कर सकें। अफगान वज़ारत ख़ारिजा के ऑफिशियल ने वज़ारत ख़ारिजा की ज़रूरी मसरूरियात को इजलास में शिरकत न करने का बायस बताया। तब इमारत इस्लामी का मौक्कर वफ्द ओवैसी इजलास में शिरकत के इस्लामाबाद में मौजूद है। ओवैसी ने हाल ही में काबुल में अपना दफ्तर खोल लिया है और उनके नुमाइंदे अफगान वज़ीर ख़ारिजा, नायब वज़ीर आज़म अव्वल और दोम दीगर वक़ार से मुलाकात कर चुके हैं। ओवैसी रहनुमा से नई अफगान हुकूमत के बेहतर तरक़ात कायम है। कुछ मीडिया अदारों और सहाफ़ियों ने उन्हें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एक स्टेटमेंट थी इस ओवैसी वज़ीर ख़ारिजा इजलास को लेकर के, ये हो ही तालिबान के लिए रही है, अफगानिस्तान के लिए हो रही है, अफगानिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के इशू के लिए। तो क्या अफगानिस्तान का इशू पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है? लेकिन बिलावल भुट्टो फिर इसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो तो हर बात है, मैं आपको बताया ना, वो तो फिर पूरी की पूरी लॉबी है क्या, पूरी की पूरी लॉबी करना क्या चाहती है इस मुल्क के अंदर, बनना तो वही चाहती है जो यूक्रेन में हुआ था। मसला यह है कि ओवैसी कॉन्फ्रेंस जो है इसमें डिसीजन होना है आपका, इसलिए चाइना को। एक और अहम तरीन चीज़ पर, अगले महीने फर्स्ट वीक में 6 रीजनल ममालिक का इजलास हो रहा है चाइना में, और ये मुनीर रकम साहब ने बाकायदा उसके बारे में वो ऐलान भी किया है, जिसमें ईरान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, पाकिस्तान, इनको। और एजेंडा क्या है? अफगान हुकूमत को तस्लीम करना। ये नहीं लिखा कि करें या ना करें। द फर्स्ट आइटम इज टू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट द अफगान गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी उनको एक, जैसे कहते हैं, सब ड्यू लेवल पे तस्लीम कर लिया है। असल वजह यह है कि ये क्या करेगी वैसे का बुनियादी वजह यह है कि हम इतने डरते हैं कि पिछले आमिर खान मुत्तकी साहब आए थे, लेकिन जब वज़राए ख़ारिजा की कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उनको तस्वीर में नहीं खड़ा किया गया था। और हर बात है, ये बात किसी भी वज़ीर ख़ारिजा के लिए, किसी भी गैरतमंद मुल्क के लिए बहुत अहम होती है। बिल्कुल, आप बेशक तलाशियाँ देते रहें एयरपोर्ट पे,
लेकिन अगर आप वाकई गैरतमंद किसी मुल्क हैं तो फिर आप तलाशी भी नहीं देते, तलाशी दुनिया में कहीं नहीं होता। तो उन्होंने गवारा नहीं किया, एक बरादर मुल्क की हैसियत से एक दफ़ा आया और दोबारा मैं उनके दिल की बात बता सकता हूँ, मैं जानता हूँ सोसाइटी को, उनके पश्तूनों को भी जानता हूँ, और उनको वफ्त आया, उनका ठीक है, लेकिन अमीर खान मुत्तकी साहब की सूरत। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान ने जो आज बातें की उस पर आप कहेंगे, जैसे इमरान खान ने कहा है कि किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए किसी भी इस्लामी मुल्क को, और किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखें, आप रह नहीं सकेंगे। ये हरकत खिलाफत उस्मानिया ने की थी, कश्मीर पर भी नाकामी, फलस्तीन पर भी नाकामी, मतलब आप रह नहीं, आपको एक ब्लॉक लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने खिलाफत उस्मानिया में की ना जी, जब वो जंग से फारिग हुए, उन्होंने खिलाफत उस्मानिया की ऐसी तैसी फेर दी, 50 मुल्क इस समय तकसीम कर दिए। तो आपको एक तरफ होंगे तो कम से कम आप उसके साथ मिलकर जंग तो जितवा सकते हैं, लेकिन एक तरफा होने के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आपने 70 साल क्या किया है, आप आज़ाद थे। ठीक है, और ये गलत कहते हैं इमरान खान साहब के इंडिया के आज़ाद पॉलिसी, इंडिया वाज प्रो रशियन, कंप्लीटली प्रो रशियन, इंडिया इसको प्रो अमेरिकन है। किसने कह दिया? एक यूगोस्लाविया के टीटो की वजह से नॉन लाइट से इंडिया नॉन लाइट होता है। खान साहब को शायद फॉरेन पॉलिसी का पता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल अलग बे नहीं पता जिस बंदे को, वो कहता है इंडिया जो है वो उसकी नॉन लाइट पॉलिसी। इंडिया हैज नेवर बीन ए नॉन लाइट कंट्री, इंडिया वाज अ प्रो रशियन कंट्री। इंडिया वाज, जो बांग्लादेश को उसने जब हमसे अलाग किया वो अमेरिका कहने में किया था, इट वाज ऑल रशियन इन्वॉल्वमेंट एट दैट टाइम। इंडिया का जो पूरे का पूरा डिफेंस सिस्टम था किससे मुस्तार लेते थे? रशिया से लेते थे। ठीक है, और नॉन लाइट मूवमेंट क्या थी? यूगोस्लाविया का टीटो कौन था? रशिया का स्टूज था। जमाल अब्दुल नासिर कौन था? रशिया का स्टूज था। बशार अल असद का बाप असद क्या था? रशिया का स्टूज था। कजाफी क्या था? स्टूज था। ये सारे के सारे लोग थे, इन्होंने नैम बनाई थी, उस नैम का ऐसा था। ये तो एक 2 नंबर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन थी, आप उसको तारीफें करते फिरते हैं। ठीक है, इस्लामी ममालिक किसी ब्लॉक में ना जाएं और किसी भी जंग का हिस्सा ना बने। इमरान खान की जो स्टेटमेंट आज सामने है और इस साहब ने उस पर अपना तजिया भी दिया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट किस तरह से रहनुमाई करने जा रही है इस सदारती रेफरेंस के हवाले से जो कि दायर किया गया है। वेलकम बैक। आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जो कि 24 मार्च से इस तमातर मामले की समाअत करने जा रहा है। और यह साहब से हम इस हवाले से जानेंगे और ये साहब किस तरह से इस पर कमेंट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट अब किस तरह से रहनुमाई करेगी इस तमातर मामले में, और लग क्या रहा है आपको, बॉल इस वक्त किसके कोर्ट में है? देखिए, बॉल तो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में आ चुका हुआ है, और ये जो बेंच तश्कील दिया गया है ये मैं पढ़ देता हूँ। जस्टिस उमर इत्तेयाब बंदयाल हैं, जस्टिस एजाजुल हसन हैं, जस्टिस मज़हर आलम खान हैं, जस्टिस मुरीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदखेल। अच्छा, 63A को 63A जो है ये हज़रत किबला नवाज शरीफ रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ये ऐड किया था, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग बहुत हो रही थी। पाकिस्तान में फ्लोर क्रॉसिंग की एक बड़ी तारीख है। पाकिस्तान में फ्लोर क्रॉसिंग की तारीख शुरू होती है राइट फ्राम के 1952-3 के कायद आज़म की असेंबली, वो एक रातों रात उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी बना दी। रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गए डॉक्टर खान साहब, ये वो पता नहीं कौन कौन लोग थे, सारे मुस्लिम लीगी थे। उन्होंने अपनी पार्टी बना के गवर्नमेंट भी बना दी। इसके बाद फिर उसके बाद अयूब खान के ज़माने में एब्डो लगा, तो मशहूर वाक़या है कि उनको 2 वोट की ज़रूरत थी मशहूर खान साहब को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, क्योंकि गलती से उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा था कि सदर पाकिस्तान खुद भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो 2 बंदे जो उन्होंने थे, एक मौलाना मुफ्ती महमूद थे और एक जस्टिस अपना अफजल चीमा था। उन जस्टिस बाद में बने थे, उस वक्त मेंबर असेंबली थे। फिर उसके बाद बलूचिस्तान की असेंबली जब टूटने लगी तो उस वक्त भी उन्होंने मकबूल भुट्टी, जब उनकी गवर्नमेंट ख़त्म की अताला मैंगल की, तो उसकी जगह जब उन्होंने नई गवर्नमेंट बनानी थी तो उसकी जगह उन्होंने 2 जमीयत उलमा इस्लाम के हसन शाह साहब थे और एक मौलाना सालेह अहमद साहब थे, उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की। फिर बेनज़ीर के ज़माने में आपको याद होगा 88 में छांगा मांगा की इशू बना, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की रिवायत रही। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक तो बनते रहे हैं, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक चूँकि ज़ाहिर नहीं होते, छुपे हुए होते हैं, इस पर कोई चीज़ नहीं बनती। इस सेनेट के इलेक्शन में आपको अभी पिछले दिनों होगा बहुत सारा हुआ, छुपे हुए अदम इत्मीनान में आप वादे हो जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं पढ़ देता हूँ कि डिस्क्वालिफिकेशन, रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी और ज्वाइंस अनदर पार्टी। ठीक है, रिजाइन कर दिया, पार्टी में चला गया। वोट्स और अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस, मैंने अगर एक कहता है कि बंदा को वोट दो तो वो नहीं जाता, अब्सटेन करता। Contrary to any decision issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to election of the Prime Minister, Chief Minister, or vote of confidence or a vote of no confidence और मनी बिल, ये 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो अगर वो करता है। अब इसमें जो असल बुनियादी तौर पर इश्यू किया है कि इसके ऊपर फौरी तौर पे उसको नोटिस जारी होगा, 7 दिन के लिए इसको टाइम दिया जाएगा
और वो अपना जवाब देगा, पर्सनल हेयरिंग भी बताएगा। अगर पर्सनल हेयरिंग ख़त्म के बाद वो लिख देगा उसको अपना स्पीकर को, और स्पीकर जो है उसको भेजेगा इलेक्शन कमीशन, और लफ्ज़ हैं शैल गिव इफेक्ट उसको। अच्छा जी, इरफान खान साहब इरफान कादिर हमारे साथ हैं, माहिर कानून है जी। और ये साहब क्या पूछेंगे? जी इरफान खान साहब, ये जो पिटीशन आई है और जो बेंच तश्कील दिया गया है, इसको दोनों को ज़रा मिला के, और इस पिटीशन के बाद डिस्क्वालिफिकेशन तो ज़ाहिर बात है, शो ऑफ हैंड है, एविडेंस मौजूद है, नज़र आता है सब कुछ, उस पर डिस्क्वालिफिकेशन तो हो जाती है और इलेक्शन शेड्यूल भी इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा। लेकिन ये उन्होंने जो प्रेयर की है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एवर हो जाए या फॉर सब टर्म के, जैसे यूसुफ गिलानी साहब की हुई थी, तो क्या समझते हैं कि ये पॉइंट ऑफ लॉ किस लेवल तक जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? देखें, ये जो इन्होंने मूव किया है इस वक्त, ये जो रेफरेंस मूव किया है कोर्ट में, ये वहाँ मूव होता है जहाँ कोई उभाम हो, कोई कंफ्यूजन हो। यहाँ पे तो आर्टिकल 63A जो है उसमें साफ तौर पे वाज़ेह तौर लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स जो है वो यानी अगर वो पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देगा, फिर वो अपनी उसके खिलाफ डिफेक्शन मूव हो सकती है और डिफेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। ठीक, लेकिन ये होगा कि अगर एक दफा वो डिफेक्शन मूव होती है और वो वोट कर लेता है, तो कम से कम वो पार्टी जो है वो फिर उसका हुकूमत में रहना मौजूदा हालात में काफी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंटरप्रिटेशन के बाद में दस्तखत से ये है कि उस बंदे के साथ क्या आगे, वो उन्होंने अपील तो ये की है कि वो बंदा जो है, एक तो उसमें लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन के लिए जो अमेंडमेंट, कि वो उसको शेल गिव इफेक्ट, एक तो ये होगा वो जो सुप्रीम की स्पीकर की रूलिंग है, और दूसरा ये है कि वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करेगी। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस क्योंकि एविडेंस इज वेरी ऑब्वियस, पार्टी जाए जाना, मैं तो डिस्कशन ये कर रहा हूँ कि जाए स्प्रेयर इसमें यह है रेफरेंस के अंदर कि उसको सिर्फ एक दोबारा इलेक्शन लड़ने की नहीं बल्कि कुछ पीरियड के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाए, खयानत को मिलाया है इसके साथ उन्होंने। जी मैक्सिमम यही होगा कि वो यानी जब वो वोट कर चुके उनको वोट से नहीं रोका जा सकता, ये बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा, एक और जो वोट देना है और जब वो वोट देंगे तो उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें उनको सीट लूज कर जाएंगे। हाँ। लेकिन ये नहीं है कि वो हाँ, ये तो ऑब्वियस है, ये बात तो सही है। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन ऐसा देती है जिसमें ये पर 5 साल की नाअहली की तलवार लटक जाती है और वो लोग जो है थोड़ा सा डामाडोल हो जाते हैं, कुछ ऐसा तवक्को रखते हैं आप? ये सुप्रीम कोर्ट दे ही नहीं सकती, उनको तैयार ही कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं रीराइट तो नहीं करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन लिख देगी। सर आप माशाल्लाह इतने सीनियर वकील हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट की तारीख को अपने आंखों से देखा हुआ है। दे नहीं सकती लेकिन देते तो हैं और देते रहे। लेकिन वो फिर ये है कि जब गलत फैसले देती है, जब मेरे वक्त में भी कुछ गलत फैसले दिए थे तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे कह देता था, उनके सामने कोर्ट में कह देता था कि जी आपका फैसला हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये आइन की फलानी शिक्ष के खिलाफ है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट खामोश हो जाती। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह का ये बन गया है अब ये बोर्ड, अब ये अब क्या समझते हैं, डे टू डे हेयरिंग है 25 को है और अगर 27-28 तक जाता है तो ये फैसला तो मेरे ख्याल लंबा चलेगा क्योंकि पॉइंट ऑफ लॉ आ गया यहाँ पर, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंटरप्रिटेशन, और ये बार बार मैंने हर चैनल पे ये कहा जा रहा है कि लास्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है। ये तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का मामला है, इस पे तो स्पीकर भी इंटरप्रेट कर सकते हैं जो कि सही है, चीफ जस्टिस भी कर सकते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे तो उनकी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा इरफान का एक इरफान साहब एक और चीज जो बोली जाती है, बात आप इतने सीनियर लॉयर हैं, एक और है कि स्पीकर के जो डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अगर स्पीकर जो है वो जैसे उसने 7 वोट सुप्रीम उसमें सेनेट में काउंट नहीं किए थे, तो यहाँ भी अगर वो काउंट नहीं करता और एक रूलिंग दे देता तो उस वक्त जो कंफ्यूजन पैदा होगी उसका क्या किया जाएगा? देखिए, अगर स्पीकर कोई गलत चीज करता है या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को स्पीकर के ऊपर उनके कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में चीफ जस्टिस जो है वो स्पीकर से ही नीचे आते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये पार्लियामेंट्री जो जिस तरह एडजुडिकेटरी जो मैटर्स हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है, वहां पे ऑब्वियसली
स्पीकर साहब नहीं वहाँ फैसले दे सकते। सही है, सही है। इस तरह जो मामले ठीक है। स्पीकर के करने के वहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन है, सही है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अदारा दूसरे के बीच में नहीं जा सकता इस तरह से, और इस तरह से हुकूमतों को, पार्लियामेंट्स को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए कि पार्लियामेंट्री मैटर्स हुकूमत खुद ही ले जाए। और सदर जो है वो तो बजाते खुद पार्लियामेंट का हिस्सा है, यानी प्रेसिडेंट, मजलिस यानी सेनेट और नेशनल असेंबली मिलके पार्लियामेंट बनती है, और सदर जो है वो जाके तो पार्लियामेंट जा रही है सुप्रीम कोर्ट। सही बात जी जी, और ठीक है, वो तो ठीक है। इरफान कादिर साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया माहिर कानून इरफान कादिर हमारे साथ। अब ये मैंने जो क्लियर आपसे कहा था ना कि अगर उसने फैसला कर दिया कि मैं ये वोट नहीं गिन रहे, बिल्कुल, और रूलिंग दे दी और कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्टैंड एज प्राइम मिनिस्टर, कुछ नहीं किया, अपील कहाँ जाएगी? ठीक है, तो फिर लेकिन ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है हम देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इससे मुतासिर रही हैं। अब पाकिस्तान तरीके बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है आगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, तो ठीक है। और इसलिए तो कहते हैं हम पहले स्पीकर के पास जाएंगे, तो पहले जाओ स्पीकर के पास पहले। चलें देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या तशरीह करती है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पतौकी में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया उस हवाले से। वेलकम बैक। पतौकी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसकी हम सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वीडियोस देख रहे हैं, वायरल हो रही हैं। बेहिसी की इंतहा है, एक लाश पड़ी है, लोग बैठकर खाना खा रहे हैं इतने इत्मीनान से। इस हवाले से सबसे पहले हम बात करेंगे, नियाज़ अहमद हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स लेंगे। नियाज़ बताइएगा, ज़िला कसूर की तहसील पतौकी में जो वाकया पेश आया है इस हवाले से काफ़ी मुतज़ाद इतलात हैं। इस जो वाकया हुआ है इसको ज़रा कन्फर्म किए कि हुआ क्या है। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज पतौकी के निजी शादी हाल में बरातियों के मुबीना तशद्दुद से जागो वाला 4 चक्का मेहनत कश अशरफ उर्फ सुल्तान जांबाग हो गया। शादी हाल में कंगनपुर से आए बरातियों की जानब से अशरफ को तशद्दुद का निशाना बनाया, सिर्फ इसलिए कि जेब तराशी के इल्जाम में शक की बुनियाद पर उस पर तशद्दुद किया गया, जिस पर मेहनत कश अशरफ मौके पर जान की बाजी हार गया। ज़राए के मुताबिक शादी हाल में एक और नौजवान जो कि जेब तराश था, इस पर तशद्दुद करके इसका भी सर फोड़ा गया और खून निकलने पर इसे भगा दिया गया। और जबकि अशरफ को शक की बुनियाद पर इस पर तशद्दुद किया। मकतूल अशरफ की एक और वीडियो सामने आई है जिससे पता चलता है कि ये शादी ब्याह पर लूडो। लेकिन नियाज, अभी तक जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें तशद्दुद कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। जी, ज़राए के मुताबिक जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उस पर तशद्दुद के जो निशानात है वो वाज़े नहीं पाए गए, ये पुलिस के मुताबिक है। जबकि पुलिस का कहना है कि जो नमूने हैं वो फोरेंसिक लैब को भिजवा दिए गए हैं। अच्छा, ये बताएं मुझे ये कि शादी में तो गिने चुने के लोग होते हैं जो सबको सब पहचानते होते हैं, शादी की एडमिनिस्ट्रेशन होती है बाकायदा, इस तरह तो नहीं हर बंदा अंदर आ जाता है। हम भी सारी ज़िंदगी शादियां अटेंड करते हैं। ये बेचारा वहाँ आया कैसे, वहाँ पकड़ा कैसे गया? जेब तराश का भी कोई मेला तो नहीं हो रहा होता कि जेब तराश उसके अंदर घुस जाएगा? नहीं औरिया साहब, बात यह है कि ये शादी ब्याह पर लुड्डी और रक्स करके बच्चों को पापड़ बेचकर अपना गुजर बसर करता था। ठीक है, जिसकी वजह से आज भी ये शादी हाल में एक शादी की तकरीब थी और इसका जो एक दोस्त है जो पापड़ बेचता था उसके साथ ये आया है पापड़ बेचने के लिए। ठीक है, तो इसको जेब तराश के इल्जाम में वो बरातियों ने इसको पकड़ा है और इस पर तशद्दुद किया है और तशद्दुद करते हुए मैरिज जो हाल है उसमें ले गए हैं और साथ वीडियो भी बनाते रहे हैं, तशद्दुद भी करते रहे हैं। जब ये मौके पर जांबाग हुआ है तो इसकी जो डेड बॉडी थी वो जमीन पे ही रख दी गई है, ऊपर कपड़ा डाल दिया गया, जबकि इसका चेहरा जो था वो बिल्कुल जो है वो उसमें कपड़ा नहीं डाला गया। तो न्याज, अभी इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है पुलिस ने अभी तक? जी, पुलिस ने क्या कार्रवाई करनी है, अपनी जो रवायती जो इनका अंदाज है, जब बराती वहां से खाना खा के फारिग हो गए तो हाल को खाली किया गया। उसके बाद 15 पे कॉल करके पुलिस को इतला दी गई है। पुलिस ने अपने रवायती अंदाज में आई है और वहां पे जो जरूरी कार्रवाई थी वो की है। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि ठीक है न्याज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है। अभी तो हम देख रहे हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें तशद्दुद की कोई बात नहीं की गई, लेकिन और ये सब जो फुटेज है उसकी रज़ीब की मेडिकल रिपोर्ट पे क्या मैं नहीं जानता हूँ क्या होता है, कैसे रिपोर्ट बराबर की जाती है, तशद्दुद के निशान आते हैं, मरा है, सबसे बड़े ह्यूमन चीज़ है। आप मुझे बताइए कि किसी को हार्ट अटैक होता है उस बरातियों के अंदर में से, बिल्कुल, और वहाँ पर खाना खाया जा सकता था?
दूल्हा के बाप को होता, दुल्हन के बाप को होता, दूल्हा के भाई को होता, दुल्हन के भाई को होता, किसी और को खाना खाया जा सकता था। मुर्गी वहां मर जाए ना तड़पती हुई, मैं अब बचपन में याद अच्छी तरह कि पंखे के अंदर घरों में चिड़िया आ जाती थी और मर जाती थी, खाना खाने को जी नहीं करता था। बिल्कुल, चिड़िया मर जाती थी। यहां तो इंसान मरा हुआ पड़ा है यार, को बातें करने बेहिसी बढ़ती जा रही है। मतलब नहीं बताइए कि ये तो कलेक्टिव सूरत हाल है, कलेक्टिव सजा होनी चाहिए यहाँ पर, और कुछ नहीं तो बेहिसी की तो सजा होनी चाहिए। जो लोग खाना खाते रहे उस बंदे को देख के साथ मतलब कहानियां हम सुनते थे कि बनो मियाँ के लोगों को जब बनो अब्बास और अलमियों ने कत्ल किया था जब, तो उसकी कालीन के ऊपर लाशें बिछा के तो उसको बैठ कर उन्होंने खाना खाया था। ये चंगेज खान ऐसे किया करता था, या हलाकू ऐसे किया करता था। हम चीजें फिल्मों ड्रामों में सुनते थे या कहानियों में सुनते थे, और अब हम वो लाश को मतलब लाश को वहां रखना ही उस शादी के दौरान, और उसके साथ खाना खाए जाना और तकरीबात चलना और दुल्हन की रुखसती होना और सब कुछ होना। बिल्कुल, कोई जेब कतरा भी हो तो क्या जेब कतरे की सजा बहुत है? मुझे सिर्फ ये सिंपल सी को बंदा पता, जेब कतरे की सजा 6 महीने है, 5 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 2 साल, 6 साल लगा लो। मौत तो सजा नहीं है उसकी जेब कतरे की, वो तो जेब कतरा भी नहीं था। अब उसने कहा कि एक और जेब कतरा था जिसको जो पकड़ा गया। बिल्कुल, पहली बात तो यह है कि आपने इस शादी हाल को, जो एक तो यह है कि शादियां अब हॉल में होने लग गई, अब हॉल की सिक्योरिटी हर चीज मौजूद है। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सबको एडमिनिस्ट्रेशन हॉल के बाहर रख ले उसको, और रक्स और लुडी वाला वो भी तो जाहिर बात है उसके अंदर ही तो होता है। लेकिन असल मसला यही है कि बेहिसी है, और ये माशरती बेहिसी है, और ये किसी बड़े शहर में नहीं हो रहा हजरत। ये बड़े शहर में, ये लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, हैदराबाद में नहीं हो रहा। एक छोटे शहर में जिसमें हर कोई एक दूसरे को जानता है, और इस पापड़ वाले को भी कोई ना कोई जरूर जानता होगा, क्योंकि ये पापड़ वाला तो शहर की गलियों में घूमता। पत्तों की इतना बड़ा शहर तो है नहीं, पत्तों की को मतलब यह है न्यूयॉर्क तो नहीं है, ये बॉम्बे तो नहीं है, हर कोई जानता होगा और सबको पता होगा कि ये बंदा कहाँ वहाँ खड़ा है, ये वो। और दूसरी बात यह है कि किसकी जेब कटी है, कोई ये भी तो बताए। जेब कटना तो पता चल जाता है कि जेब कटी है कैसे। और दुनिया के हर मेले जेब कुतरे नहीं आते, और अब तो खैर वैसे भी जेब कुतरे वाली सूरत हाल मुझे नहीं पता कि वो फन रहने के। एक ज़माने में हमने एक इंटरव्यू किया था एक जेब कुतरे का, जो 2 उंगलियों से ऐसे करके निकालता था, और बड़े महारत से उसने, मुझे खुद याद है मेरे, उसने बड़े आराम से निकाले, मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन वो एक महारत, वो फन भी खत्म होता चला गया। ठीक है, वो तो असल मसला ये है कि जो भी कार्रवाई करेगी ये कुछ नहीं होना। मैं आज लिख ले यहाँ पर, कुछ नहीं होना। पोस्टमार्टम ये वो उनकी रिपोर्ट, बेलेबल फेंस डाले होंगे, अगले दिन उनकी बेल हो जानी है। इस बेचारे की मुकदमा किसने लड़ना है? मैं और आप चीखता के खत्म हो जाएंगे। गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब हमें ये फैसला करना है कि हम मर चुके हैं या फिर हमारे ज़मीर मर चुके हैं। बेहिसी के इंतहा का जो वाक़या आज पतोकी में पेश आया, उसके साथ ही इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।